जलालपुर एक छोटा शांत गांव था जो बड़ी नदी के हल्के घुमावों के पास बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे। उनके दिन सूरज के उगने और डूबने से तय होते थे और उनकी किस्मत उनके पास बहने वाले पानी की मर्जी से बंधी हुई थी। जमीन बहुत अच्छी थी जिससे चावल और सब्जियों की भरपूर फसल मिलती थी। बच्चे कीचड़ भरी गलियों में आजादी से खेलते थे। उनकी हंसी आम के पेड़ों के बीच गूंजती थी। गांव वाले एक बड़े परिवार की तरह थे। अपनी खुशियां और दुख, अपने त्योहार और व्रत एक दूसरे के साथ बांटते थे। वे नदी की भाषा समझते थे। सूखे मौसम में उसकी हल्की गुनगुनाहट और शुरुआती बारिश के दौरान उसकी चंचल गड़गड़ाहट को, यह उनकी जीवन रेखा थी। उनकी मां थी जो उन्हें मछली, पानी और अपनी फसलों के लिए उपजाऊ जमीन देती थी। जलालपुर में जीवन कड़ी मेहनत और साधारण सुखों से बुना हुआ एक ताना बाना था। मर्द सुबह खेतों के लिए निकल जाते थे। उनके कंधों पर उनके हलों का वजन होता था। उनके गाने खुले मैदानों में गूंजते थे। औरतें घरों का काम संभालती थीं, मवेशियों की देखभाल करती थीं और गांव के कुएं पर इकट्ठा होती थीं। उनकी बातचीत एक लाइवली हम होती थी जो दोपहर की हवा को भर देती थी। वे अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करते थे। नदी देवी को उनकी निरंतर दया के लिए प्रार्थना करते थे। वे जानते थे कि नदी इमेंस पावर का सोर्स हो सकती है, एक ऐसी शक्ति जिसे सम्मान की जरूरत है। उन्होंने इसके मूड्स को बदलते देखा था, लेकिन वे इसकी एंशिएंट रिदम पर भरोसा करते थे, यह मानते हुए कि यह हमेशा उन्हें पालेगी जैसा कि इसने पीढ़ियों से उनके पूर्वजों को पाला था। हालांकि प्रकृति के साथ यह गहरा संबंध अपने साथ एक कांस्टेंट अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी भी लाता था। जलालपुर के गांव वाले मानसून के अनप्रेडिक्टेबल फ्यूरी से अच्छी तरह वाकिफ थे। हर कुछ सालों में बारिश सामान्य से ज्यादा तेज होती थी और नदी उफन जाती थी। उसका पानी उनके छोटे घरों के करीब और करीब आता जाता था। उन्होंने इस खतरे के साथ जीना सीख लिया था। अपनी झोपड़ियां थोड़ी ऊंची जमीन पर बनाते थे और जब आसमान एक थ्रेटनिंग शेड ऑफ ग्रे में बदल जाता था तो अपने सामान को सुरक्षित कर लेते थे। तत्वों के साथ इस कांस्टेंट डांस ने उन्हें रेजिलिएंट बना दिया था। उन्हें कम्युनिटी और म्यूचुअल सपोर्ट के महत्व को सिखाया था। वे जानते थे कि जब डिजास्टर आता है तो उनकी असली दौलत एक दूसरे में ही होती है। उनका अस्तित्व मानवीय भावना की अनुकूलन क्षमता और सादगी में संतोष खोजने की क्षमता का प्रमाण था। वे उन बड़े शहरों की लालसा नहीं करते थे जिनके बारे में उन्होंने कहानियां सुनी थीं, जिनकी ऊंची इमारतें और शोर भरी सड़कें थीं। उनकी दुनिया हरे भरे खेतों का फैलाव था, नदी का जेंटल फ्लो था और उनके समुदाय का गर्मजोशी भरा एम्ब्रेस था। उन्हें रिचनेस मटेरियल पोजेशंस में नहीं मिली, बल्कि गांव के त्योहार के दौरान शेयर्ड लाफ्टर में, पड़ोसी के मददगार हाथ के कंफर्ट में और पानी पर सूर्यास्त देखने की क्वाइट पीस में मिली। जलालपुर सिर्फ मैप पर एक जगह से ज्यादा था। यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी, सरल जीवन का एक सैंक्चुअरी, प्रकृति की फॉर्मिडेबल पावर के किनारे पर प्रिकेरियसली बैलेंस्ड था। नदी के सबसे गहरे हिस्सों में एक पुराना मगरमच्छा रहता था जिसे गांव वाले बुढ़वा कहते थे, यानी बूढ़ा। वह बहुत बड़े आकार का जीव था। उसकी चमड़ी एक पुराने पेड़ की गांठदार छाल जैसी थी और उसकी आंखों में ऐसी समझदारी थी जो समय से परे लगती थी। ज्यादातर मगरमच्छों से लोग डरते थे। उन्हें गहरे पानी का खतरनाक शिकारी माना जाता था, लेकिन बुढ़वा अलग था। जलालपुर के बुजुर्ग पीढ़ियों से कहानियां सुनाते थे, ऐसी कहानियां जो बुढ़वा को राक्षस नहीं बल्कि गांव का एक शांत गार्डियन बताती थीं। वे कहते थे कि वह किसी को याद होने से भी पहले से वहां था, एक टाइमलेस सेंटिनल जो नदी के किनारे रहने वाले लोगों की रखवाली करता था। बुढ़वा के बारे में कई और अलग अलग किंवदंतियां थीं। कुछ का दावा था कि वह कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था, बल्कि एक बेनेवोलेंट गांव के बुजुर्ग का पुनर्जन्म था जिसने अपनी मृत्यु के बाद भी जलालपुर की रक्षा करने का वादा किया था। दूसरे फुसफुसाते थे कि वह एक प्राचीन नदी आत्मा था, पानी की आत्मा का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। बच्चों को उससे डरना नहीं बल्कि उसका सम्मान करना सिखाया जाता था। मछुआरे अक्सर अपनी पकड़ का एक छोटा हिस्सा नदी के किनारे चढ़ावे के रूप में छोड़ देते थे, पुराने गार्डियन के प्रति सद्भावना का एक इशारा। उनका मानना था कि बुढ़वा की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि नदी भरपूर बनी रहे और उसका गुस्सा कंट्रोल में रहे। आदमी और जानवर के बीच एक शांत समझौता। अन्य मगरमच्छों के विपरीत
जो मवेशियों को पकड़ लेते थे या पानी के किनारे बहुत करीब आने वालों के लिए खतरा पैदा करते थे। बुढ़वा अपने शांत और चौकस व्यवहार के लिए जाना जाता था। उसे अक्सर दूर के रेत के टीले पर धूप सेंकते हुए देखा जाता था, शिमरिंग पानी के खिलाफ एक शांत अचल सिलुएट। उसने कभी गांव वालों के प्रति आक्रामकता नहीं दिखाई। दरअसल ऐसी कहानियां थीं कि उसने अचानक तूफानों के दौरान खोई हुई नावों को किनारे पर वापस गाइड किया था और गांव के बेथिंग घाट से ज्यादा एग्रेसिव छोटे मगरमच्छों को भगाया था। ये कार्य देखे गए या फिर से सुनाए गए एक प्रोटेक्टर के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करते थे। उनके जीवन में एक रहस्यमय लेकिन आश्वस्त करने वाली उपस्थिति, उसकी मिस्टिक उसके इल्यूसिव नेचर से और गहरी हो गई थी। हफ्तों तक वह एक लगातार दिखने वाला दृश्य होता था, नदी के किनारे के लैंडस्केप का एक फेमिलियर हिस्सा। फिर उतनी ही अचानक वह गहरे पानी में गायब हो जाता था, महीनों तक नहीं दिखता था। गांव वाले उसकी अनुपस्थिति के दौरान हैरान और चिंतित होते थे, एक बेचैनी महसूस करते थे, जैसे कि उनके शांत प्रोटेक्टर ने उन्हें छोड़ दिया हो। उसकी रीअपीयरेंसेस पर हमेशा सामूहिक राहत की सांस ली जाती थी। बुढ़वा सिर्फ एक जानवर से ज्यादा था, वह एक जीवित किंवदंती था, जलालपुर के लोगों और नदी के बीच गहरे और रहस्यमय संबंध का प्रतीक, जिसने उनके अस्तित्व को आकार दिया था। उस साल मॉनसून ऐसे गुस्से के साथ आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यह वह फेमिलियर जीवन देने वाली बारिश नहीं थी जिसका गांव वाले स्वागत करते थे। यह एक रिलेंटलेस असॉल्ट था, एक टॉरेंट जो कई दिनों तक बिना रुके आसमान से गिरता रहा। आसमान एक परमानेंट ब्रूज्ड पर्पल में बदल गया और सूरज एक दूर की याद बन गया। कोमल नदी, उनकी मां, एक रेजिंग मॉन्स्टर में बदलने लगी। उसका पानी एक मडी एंग्री ब्राउन में बदल गया, मलबे और उखड़े हुए पेड़ों के साथ चर्निंग करता रहा। फेमिलियर गर्गल की जगह एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने ले ली, एक ऐसी आवाज जिसने जलालपुर में हर किसी के दिल में डर पैदा कर दिया। नदी बढ़ रही थी और वह तेजी से बढ़ रही थी। जल्द ही पानी किनारों को तोड़ गया। उसकी ठंडी उंगलियां बाहरी खेतों में रेंगने लगी, चावल के खेतों को निगल गईं जिन्होंने अच्छी फसल का वादा किया था। गांव वाले बढ़ते डर के साथ देखते रहे जैसे पानी की रेखा आगे बढ़ती गई, रिलेंटलेस और अनफॉरगिविंग। उन्होंने अपने मवेशियों को ऊंची जमीन पर ले गए और अपने थोड़े से सामान को जितना हो सका उतना सुरक्षित कर लिया। लेकिन यह बाढ़ की शक्ति के खिलाफ एक बेकार प्रयास था। पानी उनके घरों पर हमला कर गया, पहले फर्श को ढक दिया, फिर उनकी मिट्टी की झोपड़ियों की दीवारों पर चढ़ गया। जो स्ट्रक्चर पीढ़ियों से खड़े थे वे घुलने लगे। उनकी नींव शक्तिशाली करंट के सामने टूट गई, जिससे परिवार बेघर हो गए और अनरिलेंटिंग स्टॉर्म के सामने बेनकाब हो गए। जलालपुर पर निराशा एक मोटी सफोकेटिंग श्राउड की तरह छा गई। परिवार ऊंची जमीन के कुछ बचे हुए हिस्सों पर एक साथ हडल्ड हो गए, ठंड और बारिश से कांपते रहे। बच्चों की हंसी की जगह डर की चीखों ने ले ली और किसानों के गाने बाढ़ की दहाड़ से शांत हो गए। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, अपने घर, अपने खेत, अपने फूड स्टोर्स। जो कुछ बचा था वह उनके शरीर पर कपड़े थे और पानी का भयानक फैलाव जो जहां तक आंख देख सकती थी फैला हुआ था। उन्हें अबैंडन्ड महसूस हुआ, न केवल दूर के शहरियों द्वारा बल्कि उस प्रकृति द्वारा भी जिसका उन्होंने सम्मान किया था। नदी देवी ने उनसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीद कम होने लगी। बारिश अपनी बेरहम मूसलाधार बारिश जारी रखती थी और पानी का स्तर कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाता था। जमीन के छोटे छोटे द्वीप जिन पर वे कब्जा कर चुके थे सिकुड़ रहे थे और पूरी तरह से डूबने का खतरा बहुत रियल था। वे फंस गए थे, दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग थे। कोई मदद नहीं दिख रही थी। जलालपुर का कभी वाइब्रेंट गांव अब एक वाटरी ग्रेव था, बाढ़ की विनाशकारी शक्ति का एक प्रमाण। एब्सोल्यूट डिस्पेयर के इस क्षण में जब उन्होंने अपनी दुनिया को लहरों के नीचे गायब होते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह उनकी कहानी का अंत था, उनके प्यारे गांव के लिए अंतिम अध्याय। सबसे अंधेरे घंटे में जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, एक अजीब और अद्भुत नजारा दिखा। उफनते मलबे से भरे पानी में बुढ़वा बूढ़ा मगरमच्छ बाहर निकला, लेकिन वह अकेला नहीं था। वह एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ को धकेल रहा था जो बाढ़ के कारण उखड़ गया था। पेड़ बहुत बड़ा था, जिसमें जड़ों का एक मोटा
फैला हुआ नेटवर्क था जो एक प्राकृतिक बॉयंट प्लेटफॉर्म बनाता था। उसने उस विशाल पेड़ को फंसे हुए गांव वालों के सबसे बड़े समूह की ओर धकेला। उसकी हरकतें डिलिब्रेट और इतनी समझदारी से भरी थीं कि वह लगभग इंसान जैसा लगता था। वह तैरते हुए बेहीमत के चारों ओर घूमता रहा। उसकी नजर डरे हुए लोगों पर टिकी हुई थी, जैसे उन्हें यह अजीब लकड़ी का जहाज भेंट कर रहा हो। हरि नाम का एक नौजवान, जिसका दिल एक डेस्परेट करेज से भरा था, सबसे पहले समझा। उसने उस पेशकश को समझा, सिर्फ एक रैंडम पीस ऑफ ड्रिफ्टवुड नहीं, बल्कि एक मौका, सर्वाइवल के लिए एक नींव। उसने दूसरों को आवाज दी। उसकी आवाज एक नए कन्विक्शन के साथ गूंज रही थी। उसने विशाल जड़ प्रणाली की ओर इशारा किया, यह समझाते हुए कि वे उस पर कैसे निर्माण कर सकते हैं, कैसे वे एक आश्रय, एक घर बना सकते हैं जो डेडली पानी के ऊपर तैरता रहेगा। पहले तो गांव वाले हिचकिचा रहे थे। उनके दिमाग डर और दुख से क्लाउडेड थे। यह विचार असंभव लग रहा था, डेस्परेशन से पैदा हुआ एक पागल सपना। लेकिन बुढ़वा की परसिस्टेंट प्रेजेंस, उसकी शांत और चौकस आंखें ने उन्हें थोड़ी उम्मीद दी। हरि के साहस और मगरमच्छ के इनएक्सप्लिकेबल एक्ट से प्रेरित होकर गांव वालों ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाढ़ के पानी से जो कुछ भी बचा सकते थे, बांस के खंभे, छोड़ी हुई रस्सियां, छत से फटी हुई टिन की चादरें बचाईं। बुढ़वा उनके मकसद को समझता हुआ लग रहा था। वह करंट में गायब हो जाता और ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल के साथ लौटता, तैरते हुए लॉग और प्लैंक को उनके मेकशिफ्ट आइलैंड की ओर धकेलता। वह उनका शांत साथी बन गया, एक टायरलेस प्रोवाइडर उनके सैंक्चुअरी बनाने की तलाश में। गांव वाले, जिन्होंने कभी उसे छोटी मछली चढ़ाते थे, अब प्राचीन रेप्टाइल से जीवन का उपहार प्राप्त कर रहे थे। जिस नदी ने सब कुछ ले लिया था, वह अपने सबसे पुराने निवासी के माध्यम से उन्हें फिर से बनाने का मौका दे रही थी। धीरे धीरे चमत्कारी रूप से तैरते हुए बरगद के पेड़ पर एक स्ट्रक्चर आकार लेने लगा। यह लकड़ी, बांस और उम्मीद का एक केयोटिक असेंबली था। उन्होंने एक फ्रेम बनाने के लिए खंभों को एक साथ बांधा, दीवारों और छत बनाने के लिए शाखाओं और पत्तियों को बुना। यह पारंपरिक अर्थों में घर नहीं था, लेकिन यह आश्रय था। यह उनकी जीने की इच्छा का एक प्रमाण था, उनकी अटूट भावना का एक फ्लोटिंग सिंबल था। उन्होंने इसे मंझधार कहा, जिसका अर्थ है करंट के बीच में। यह तैरता हुआ घर एक मगरमच्छ की समझदारी और गांव वालों के डेस्परेट हाथों से जन्मा, उनकी उम्मीद की किरण बन गया, बाढ़ की ओवरवेलमिंग शक्ति के खिलाफ एक डिफाइंट स्टैंड। तैरते हुए घर का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसकी वजह से गांव वालों की हर एक ताकत और एकता की जरूरत थी। हरि के मार्गदर्शन में उन्होंने खुद को टीमों में बांट लिया। मजबूत आदमी मुख्य स्ट्रक्चर पर काम करते थे, भारी लॉग्स को सुरक्षित करते थे और प्राथमिक फ्रेम बनाते थे जो उनके तैरते हुए समुदाय को सपोर्ट करेगा। औरतें अपनी फुर्तीली उंगलियों से सरकंडों और लंबी घासों से जटिल चटाइयां बुनती थीं, ताकि दीवारें बन सकें जो उन्हें तेज हवा और बारिश से बचा सकें। यहां तक कि बड़े बच्चों ने भी अपना काम किया। तैरती हुई लकड़ी के छोटे टुकड़े इकट्ठा किए और रस्सियां बांधी। उनके छोटे हाथ उनके सर्वाइवल के सामूहिक प्रयास में योगदान कर रहे थे। बचाई गई हर एक चीज एक खजाना थी। अनफॉरगिविंग बाढ़ से एक उपहार। एक टूटा हुआ दरवाजा फर्श का हिस्सा बन गया। एक फटी हुई साड़ी का उपयोग दीवार में एक गैप को पैच करने के लिए किया गया और पुराने मछली पकड़ने के जाल उनकी कुछ बची हुई चीजों को रखने के लिए तार दिए गए। कोई ओनरशिप की भावना नहीं थी, सब कुछ सबका था। उन्होंने अपने उपकरण, अपना ज्ञान और अपनी घटती हुई ऊर्जा साझा की। अपने साझा संघर्ष में जो लाइनें कभी परिवारों और पड़ोसियों को अलग करती थीं, वे एक में धुंधली हो गईं। वे अब अलग अलग घर नहीं थे, बल्कि एक ही बड़ा परिवार थे, जो एक दूसरे को जीवित रखने और तत्वों से बचाने के सामान्य लक्ष्य से बंधे थे। बुढ़वा उनका लगातार शांत सहयोगी बना रहा। ऐसा लगता था कि उसे उनकी जरूरतों की अजीबोगरीब समझ थी। जब उनके पास मजबूत बांस खत्म हो जाता था, तो वह बांस का एक गुच्छा लेकर आता था, उसे धीरे से उनकी ओर धकेलता था। जब एक महत्वपूर्ण लॉग तेज करंट में बह जाता था, तो वह उसे अपनी पूंछ के शक्तिशाली झटके से वापस लाता था। वह उनकी फेरी, उनका स्काउट और उनका अटूट मॉरल सपोर्ट था। गांव वाले उससे बात करने लगे, उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देते थे, उसे अपनी प्रगति के बारे में बताते थे। वह सुनता था। उसकी प्राचीन आंखें धीरे धीरे झपकती थीं, पानी पर घर बनाने के उनके अविश्वसनीय प्रयास में एक शांत भागीदार।
तैरते हुए घर का पूरा होना एक गहरे इमोशनल रिलीज का क्षण था। यह एक क्रूड पैचवर्क स्ट्रक्चर था, लेकिन जलालपुर के गांव वालों के लिए यह एक महल था। यह पत्थर और मोर्टार से नहीं, बल्कि साहस, एकता और जीने की एक अटूट इच्छा से बना एक किला था। जैसे ही छत का आखिरी टुकड़ा सुरक्षित किया गया, थके हुए वर्कर से एक चीयर निकली, जीत की एक आवाज जिसने मोमेंटरी रूप से बाढ़ की दहाड़ को डुबो दिया। उन्होंने प्रकृति के फ्यूरी का सबसे बुरा सामना किया था और टूटे नहीं थे। उन्होंने एक साथ काम किया था, उनके हाथ और दिल एक थे और केओस के बीच में एक सैंक्चुअरी बनाया था, उनकी रेजिलियंस का एक तैरता हुआ प्रमाण। विनाशकारी बाढ़ की खबर आखिरकार पास के शहर तक पहुंची, जहां अमीर लोग अपने भव्य बहुमंजिला घरों में रहते थे, ग्रामीण गरीबों के संघर्षों से बहुत दूर। शहर के अमीर व्यापारी सेठ रामलाल जलालपुर के गांव वाले जिस जमीन पर खेती करते थे, उसके ज्यादातर हिस्से के मालिक थे। उन्होंने उनकी कड़ी मेहनत से इमेंस वेल्थ कमाई थी, फिर भी उन्हें उनके प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई। उन्होंने रेडियो पर उनके दुख की रिपोर्ट सुनी, अपनी सुबह की चाय एक सूखे आरामदायक बालकनी पर पीते हुए। उन्होंने नकली सहानुभूति में अपनी जीभ क्लिक की, फसल से अपने संभावित मुनाफे के नुकसान पर दुख व्यक्त किया, लेकिन उन जीवन के लिए कोई विचार नहीं किया जो शैटर्ड हो गए थे। कुछ नेक इरादे वाले शहर के अधिकारियों और पत्रकारों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने सेठ रामलाल से संपर्क किया, उनके कर्तव्य और मानवता की भावना से अपील की। उन्होंने दान के लिए, फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए, नावों के लिए, भोजन और आपूर्ति के लिए पूछा, लेकिन सेठ डिसमिसिव और कोल्ड था। उसने दावा किया कि उसके व्यवसाय को बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ था और उसके पास कोई स्पेयर रिसोर्सेज नहीं थे। उसने तर्क किया कि प्राकृतिक आपदाएं ईश्वर का कार्य थीं और इसमें हस्तक्षेप करना उसका काम नहीं था। उसकी उदासीनता एक दीवार थी, किसी भी बाढ़ बैरियर से ज्यादा मोटी और अभेद्य, जो लालच और उन लोगों के प्रति एम्पैथी की पूरी कमी से बनी थी जिनके पसीने ने उसकी दौलत बनाई थी। दोनों दुनियाओं के बीच का कॉन्ट्रास्ट स्टार्क और क्रूअल था। जलालपुर में जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, वे सब कुछ साझा कर रहे थे, एक दूसरे की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। उनके तैरते हुए घर पर रोटी का एक छोटा टुकड़ा कई लोगों के बीच बांटा गया, एक ही कंबल पूरे परिवार द्वारा साझा किया गया। शहर में एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, अपनी इमेंस वेल्थ का एक टुकड़ा भी साझा करने से इनकार कर दिया। गांव वाले अपने नंगे हाथों से सर्वाइवल के लिए लड़े, जबकि अमीर लोग कीचड़ भरी सड़कों और डिलेड शिपमेंट्स की असुविधा के बारे में शिकायत करते थे। बाढ़ ने गांव वालों के घर धो दिए थे, लेकिन इसने अमीर एलीट के मॉरल बैंकरप्सी को भी उजागर कर दिया था, जो उन्हें प्रॉफिट के लिए सिर्फ टूल्स से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। यह हार्टलेस निग्लेक्ट जलालपुर के लोगों के लिए एक दूसरी त्रासदी थी, मानवीय उदासीनता की बाढ़, जो पानी से बनी बाढ़ जितनी ही विनाशकारी थी। वे हमेशा से जानते थे कि सेठ एक सख्त आदमी था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी ऐसे डायर क्राइसिस के समय में कि मानवता का कुछ अंश प्रबल होगा। मदद करने से उसका इनकार उनके सबसे गहरे डर की पुष्टि करता था कि शक्तिशाली लोगों के लिए उनके जीवन डिस्पोजेबल थे। इस कड़वी रियलाइजेशन ने उनके संकल्प को मजबूत किया। वे समझ गए कि वे केवल खुद पर और बुढ़वा जैसे प्राणी की अजीब शांत दया पर भरोसा कर सकते हैं, जिसकी कंपैशन शहर के अमीर पुरुषों से कहीं ज्यादा थी। हफ्ते बीत गए और पानी का स्तर आखिरकार कम होने लगा। तैरते हुए घर ने अपना काम कर दिया था। बाढ़ के सबसे बुरे दौर में गांव वालों को सुरक्षित रखा था। जैसे ही जमीन फिर से दिखने लगी, स्कार्ड और गाद की मोटी परत से ढकी हुई, गांव वाले अपने मेकशिफ्ट आर्क से उतरने की तैयारी करने लगे। अपने आखिरी दिन अबोर्ड बुढ़वा तैरते हुए घर के करीब आया, जितना वह पहले कभी नहीं आया था। उसकी हरकतें धीमी थीं, लगभग थकी हुई थीं। उसने गांव वालों को देखा और उसकी प्राचीन आंखों में एक अंतिम विदाई की भावना थी। गांव की बूढ़ी बुजुर्ग, एक कमजोर महिला जिसे गिफ्ट ऑफ साइट होने की बात कही जाती थी, ने उसे ध्यान से देखा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रिसीडिंग पानी पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए बुजुर्ग ने एक धीमी कांपती आवाज में बात की। उसने घोषणा की कि बुढ़वा के पास उनके लिए एक अंतिम संदेश था। उसने दावा किया कि वह उसके विचार सुन सकती थी, एक कहानी जो बहुत पहले की थी।
उसने सदियों पहले की एक भविष्यवाणी के बारे में बात की। जब गांव पहली बार बसा था, एक बुद्धिमान हर्मिट ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक बड़ी बाढ़ जमीन को साफ कर देगी, लेकिन एक गार्डियन स्पिरिट जो गांव से ही पैदा होगा सच्चे दिल वालों की रक्षा करेगा। यह गार्डियन भविष्यवाणी में कहा गया था उन्हें एक नई वादा की गई जमीन पर ले जाएगा, एक ऐसी जगह जहां वे फिर से शुरू कर सकते थे, नदी के प्रकोप से सुरक्षित। बुजुर्ग ने फिर मगरमच्छ का सबसे बड़ा रहस्य बताया, एक सच्चाई जिसने भीड़ में ऑ और डिसबिलीफ की लहर दौड़ा दी। बुढ़वा गांव के संस्थापक का पुनर्जन्म था, वही आदमी जिसने सबसे पहले इस जमीन को जोता था। उसे एक ईर्ष्यालु नदी आत्मा ने मगरमच्छ के रूप में रहने का श्राप दिया था, जब तक कि वह अपने लोगों को बड़ी बाढ़ से बचाकर भविष्यवाणी पूरी नहीं कर लेता। इतने सालों में उसके सीमिंगली रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस उसकी लंबी अकेली विजिल का हिस्सा थे। उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वह अपने वंशजों को सुरक्षा तक पहुंचा सके। तैरते हुए घर का निर्माण उसकी सदियों पुरानी प्रतिज्ञा की परिणति थी। रहस्य उजागर होने के बाद बुढ़वा का काम पूरा हो गया था। उसने गांव वालों, अपने लोगों को एक आखिरी लंबी नजर से देखा, फिर एक धीमी और शक्तिशाली हरकत के साथ वह मुड़ा और तैरने लगा, नदी के गहरे केंद्र की ओर नहीं, बल्कि अपस्ट्रीम एक नए उजागर हुए लैंड रिज की ओर। वह उन्हें आखिरी बार रास्ता दिखा रहा था। श्राप पूरा हो गया था और उसकी आत्मा अब आजाद थी। गांव वाले सन्न रह गए जब उनके गार्डियन, उनके संस्थापक, उनके सेवियर अपने अंतिम विश्राम की ओर तैर गए, अपने पीछे सेल्फलेस सर्विस की विरासत और उनकी नई शुरुआत का मार्ग छोड़ गए। बुढ़वा के जाने से पहले उसके बताए रास्ते पर चलते हुए गांव वाले हरि के नेतृत्व में अपस्ट्रीम चले। वे 2 दिनों तक चले। उनका दिल अपने गार्डियन के खोने से भारी था, लेकिन एक नए उद्देश्य की भावना से भरा हुआ था। उन्होंने एक बड़ा उपजाऊ पठार खोजा जो रोलिंग हिल्स के बीच बसा हुआ था, नदी की पहुंच से बहुत ऊपर। यह प्रिस्टीन ब्यूटी की जगह थी, बाढ़ से अछूती, ताजे झरनों और समृद्ध काली मिट्टी के साथ। यह भविष्यवाणी से वादा की गई जमीन थी, उनके पूर्वज का एक उपहार। यहाँ वे अब बढ़ती हुई पानी के डर में नहीं रहेंगे। यह एक नई शुरुआत थी, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर सुरक्षित भविष्य बनाने का मौका। उसी एकता और भावना के साथ जिसने तैरते हुए घर का निर्माण किया था, उन्होंने अपना नया गांव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ काम किया, जमीन साफ की, पास के जंगलों से लकड़ी काटी और नए घरों की नींव रखी। बाढ़ के दौरान सीखे गए सबक ने उनके बीच एक अटूट बंधन बना दिया था। उन्होंने अपने नए गांव को उसके केंद्र में एक बड़े कम्युनिटी हॉल के साथ डिजाइन किया, जो हर किसी के इकट्ठा होने, साझा करने और एक साथ निर्णय लेने की जगह थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस नए जलालपुर में सहयोग और आपसी समर्थन की भावना उनके समाज की आधारशिला होगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कभी अकेले हार्डशिप का सामना न करे। बुढ़वा की कहानी एक सेक्रेड लेजेंड बन गई, उनके नए समुदाय का फाउंडिंग मैथ। उन्होंने झरने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया, मूर्ति के साथ नहीं, बल्कि मगरमच्छ के आकार में उकेरा गया एक साधारण चिकना पत्थर के साथ। यह उनके गार्डियन को याद करने की जगह थी, अपने बच्चों को सेल्फलेस सर्विस, सैक्रिफाइस और इस गहरे सच के बारे में सिखाने की जगह थी कि सच्ची नोबिलिटी धन या शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति कंपैशन में निहित है। यह कहानी एक कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करती थी कि भारी आपदा के सामने भी उम्मीद जीवित रह सकती है और मदद सबसे अप्रत्याशित जगहों से आ सकती है। नया जलालपुर फला फूला, मानवीय भावना की रेजिलियंस और समुदाय की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण। उन्होंने कभी भी बड़ी बाढ़ के सबक या अमीर सेठ रामलाल की उदासीनता को नहीं भूला। वे समझ गए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता और उनके बीच के गरीब और कमजोर लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता में थी। बुढ़वा की विरासत जीवित रही, न केवल उन कहानियों में जो उन्होंने सुनाई, बल्कि उनके नए जीवन के फैब्रिक में भी। एक जीवन जो साहस, उम्मीद और इस शाश्वत ज्ञान की नींव पर बना था कि सबसे बड़ी सेवा जो कोई कर सकता है, वह अपने साथी मनुष्यों को उनकी जरूरत के समय में है।